आज का टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है ये सबसे पहले तो आपको मालूम चल गया। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोग अपने वर्कर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग बचा सकते हैं, यही हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे, है ना। चलिए, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि गाँवों में जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, गाँवों में इन रूरल एरिया, सबसे पहले इन रूरल एरियाज अनऑर्गेनाइज सेक्टर कॉम्प्राइजेज लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल फार्मर्स एंड आर्टिसंस। आर्टिसंस का मतलब कौन? वीवर्स, कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ और गोल्ड स्मिथ। अच्छा, फार्मर समझ में आता है। आर्टिसंस में हमारे यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं। वीवर्स का मतलब जो कपड़ा सिलता है या फिर बुनाई करता है, वो हो गया हमारा। कारपेंटर का मतलब हाँ, जो लकड़ी से पलंग, टेबल, कुर्सी, चौकी ये सब बनाता है, वो हो गया हमारा कारपेंटर। उसी प्रकार हमारा ब्लैक स्मिथ का मतलब लोहार, ब्लैक स्मिथ का मतलब लोहार, और गोल्ड स्मिथ का मतलब सोनार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे गाँवों में ये सब जो अभी आपने देखे, ये सब के सब हमारे किस में आते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। कोई दिक्कत इसमें? यानी कि ये सब बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, आगे नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया आर इन स्मॉल फार्मर कैटेगरी। देखो, भारत में लगभग 80% ऐसे घर हैं जो कि गाँवों में स्मॉल फार्मर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मतलब ये हो गया कि भारत में यदि 100% किसान हैं तो 100% में से 80% किसान छोटे मोटे किसान हैं, बहुत छोटे मोटे किसान। या तो उनके पास अपना ज़मीन भी नहीं है, या फिर अपना ज़मीन है तो बहुत ही कम है, बहुत कम, ना के बराबर। ठीक है, आगे दीज फार्मर्स नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, क्रेडिट एंड स्टोरेज फैसिलिटी। तो यहाँ पे गाँवों में बेसिकली इन सारे किसानों को ज़रूरत ये है कि भाई इनका ना टाइम पे इनका सीड पहुँचा दो, कोई एग्रीकल्चरल इनपुट है यानी कि खाद है, बीज है, कुछ भी है वो पहुँचा दो, स्टोरेज कर दो, इसको लोन टाइम पे दे दो ताकि ये लोग भी अपना काम कर सके। मतलब ये हो गया कि गाँवों में जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? उनको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, उनको टाइमली सीड पहुँचा दो, फर्टिलाइज़र पहुँचा दो, उनको लोन दे दो, उनके स्टोरेज फैसिलिटी को बढ़ा दो, मतलब कि जहाँ पे वो अनाज को इकट्ठा करके रख सके अपना, है ना। तो इस तरीके से हम लोग गाँवों में जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब बात करते हैं कि आखिर अर्बन एरिया में हम लोग कैसे अपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अर्बन एरिया यानी कि शहरों में, गाँवों के बारे में पढ़ लिए, अब शहरों के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। In urban areas, unorganized sector comprises workers in small scale industry, casual workers in construction, street vendors, head load workers, garment makers, rag pickers, etc. गाँवों सॉरी शहरों में बेसिकली जो हमारे छोटे मोटे इंडस्ट्री में काम करते हैं वो लोग। कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? अच्छा, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे जो हमारे वर्कर काम करते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं कैजुअल वर्कर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 6 महीने काम करेगा, पता नहीं बाद में फिर रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए छोटा मोटा घर बन रहा है, जब तक घर बन रहा है तब तक उनके पास रोजगार है। जब घर बनना शुरू बंद हो गया, खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, तो क्या उसके पास रोजगार है? नहीं है। फिर वो दूसरे रोजगार को ढूंढेगा, अपना काम ढूंढेगा। उसी को हम लोग कहते हैं कैजुअल वर्कर्स। तो शहरों में कैजुअल वर्कर, स्मॉल स्केल में इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, और स्ट्रीट वेंडर जो कि अपने सड़कों के किनारे कुछ लगा के बेचते हैं, जैसे गोलगप्पा, मोमो, है ना, बर्गर, ये सब चीज़। उसके बाद हेड लोड वर्कर्स जो कि अपने सिर पे उठा के कुछ लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। गारमेंट मेकर जो कि छोटा मोटा अपना कपड़ा बनाते हैं। रैग पिकर जो अपना कचरा चुनते हैं। ये सब लोग हमारे किसके अंदर आते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर आते हैं, वो भी कहाँ पे? शहरों में। ठीक है, आगे दीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। तो इनको भी बेसिकली सपोर्ट की ज़रूरत है गवर्नमेंट का, यानी कि गवर्नमेंट क्या करे, इनके रॉ मटेरियल को इजीली प्रोवाइड करवा दे, इनका जो मार्केटिंग है वो गवर्नमेंट कर दे, है ना। इस तरीके से हम लोग अर्बन एरिया में रहने वाले जो हमारे वर्कर हैं जो कि खास करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या? बचाना नहीं, प्रोटेक्ट करने का मतलब उसको थोड़ा सा बढ़ावा हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, आगे द कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन
ऑल्सो नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। जो हमारे कैजुअल वर्कर हैं जो कि कंस्ट्रक्शन एरिया में काम करते हैं, उनको कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको हम लोग कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं कि भैया उनका एक काम छूटे तो दूसरा काम उनको जल्दी मिल जाए, इस तरीके से, ताकि वो बेरोजगार ना बैठे, है ना। ये हो गया। चलो उसके बाद हम लोग बात करेंगे SC STs एंड बैकवर्ड कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ देखो, मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज वर्कड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखो हमारे भारत में जो SC से बिलोंग करते हैं, जो ST से बिलोंग करते हैं, और जो हमारे बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, यानी कि जो पिछड़े लोग हैं, छोटे मोटे जो कास्ट के लोग होते हैं, वो लोग अधिकतर भारत में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। समझेगा ध्यान से। जो SC हैं, ST हैं और जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, भारत में अक्सर पाया गया है कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कम और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। दे गेट इरेगुलर एंड लो वेजेस। पहला बात तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो है तो उसको रेगुलर जॉब नहीं मिलता, पहली बात। रेगुलर उनको अपना तनख्वाह भी नहीं मिलता, पेमेंट जो उनका है वो रेगुलर भी नहीं मिलता उनको। ऑल्सो दीज वर्कर्स फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। और सबसे बड़ी बात, चूँकि ये लोग छोटे कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC से, ST से, बैकवर्ड कम्युनिटी से, तो इनके साथ बहुत भेदभाव भी होता है, बहुत भेदभाव होता है ना। तो इन सारे समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है। Thus, protection and support to the unorganized sector workers is necessary for both economic and social development। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में एक पॉइंट के थ्रू ये कह सकते हैं कि कंट्री के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि जो वर्कर खास करके हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। खास करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर काम कर रहे हैं वो तो अपना कर ही रहे हैं, उनका तो जॉब सिक्योर है, उनका पेमेंट भी पूरा एकदम कन्फर्म है कि इतना महीना आना तो आना ही है ना। यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो हमारे लोग काम करते हैं उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उनको ऑलरेडी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। लेकिन फिर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है किसको? जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिनके पास ना मेडिकल फैसिलिटी है, ना ही जॉब सिक्योरिटी है, ना ही सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट है, कुछ भी नहीं है, उनको प्रोटेक्ट करने की खास ज़रूरत है। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट वाला टॉपिक, सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, यानी कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर सेक्टर का मालिक कौन है। एक पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, और प्राइवेट का मतलब किसी खास अपना आदमी का अपना कोई कंपनी, फैक्ट्री, कुछ भी, ठीक है। चलो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं। सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप। अच्छा, आपसे सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में कि ऑनरशिप के बेसिस पर सेक्टर को कितने कैटेगरी में बांटा गया? दो कैटेगरी में, पहला पब्लिक सेक्टर और दूसरा प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं करके। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप सेक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड एज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी कि ऑनरशिप के बेसिस पर कि उसका मालिक कौन है, इस बेसिस पर हम लोगों ने सेक्टर को दो अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। चलो अब एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर के बारे में। क्या है पब्लिक सेक्टर? देखो, पब्लिक सेक्टर आर दोज सेक्टर्स इन विच गवर्नमेंट owns most of the assets and provides all the services। अच्छा, एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब संपत्ति, एसेट का मतलब संपत्ति, प्रॉपर्टी, ये चीज़। तो पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है कि वो सेक्टर जिसका मालिक, जिसके सारे प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा? गवर्नमेंट होगा। यानी कि उस सेक्टर का देखभाल करना, प्रॉफिट लॉस, नफ़ा नुकसान जो भी सहना होगा वो सब कौन सहेगा? गवर्नमेंट सहेगा। बात समझ आ रही है? यानी कि वो सेक्टर जिसका सारा का सारा प्रॉपर्टी किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है, उस सेक्टर को हम लोग कहेंगे पब्लिक सेक्टर। कोई डाउट इसमें? और पब्लिक गवर्नमेंट के हाथ में है तो सुविधा प्रोवाइड करने का जिम्मेदारी भी किसका होगा? गवर्नमेंट का ही होगा। आगे, द मेन एम ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक सेक्टर का मेन एम यानी कि मेन मुद्दा क्या होता है, मकसद क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर, यानी कि लोगों का भलाई। गवर्नमेंट कभी भी आपसे प्रॉफिट नहीं चाहती है, गवर्नमेंट कभी भी आपसे प्रॉफिट नहीं चाहती, वो आपका भलाई चाहती है, ठीक है। जिस एग्जांपल देंगे अभी आपको समझ में आएगा। एग्जांपल है हमारे पब्लिक सेक्टर का रेलवे, पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा, ये सब हमारा क्या है? पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल है। जैसे हम आपको ना एग्जांपल देते हैं, सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो कि मेरे साथ हुआ है। हम पटना से अपना गाँव जाते हैं ना बस से, तो हमको 250 नहीं, अब तो 300 हो गया है। यानी कि जब हम पटना के गांधी मैदान से जब हम अपना गांव जाते हैं भागलपुर, तो हमको बस का किराया देना पड़ता है 300 रुपये।
लेकिन वही यदि हम ट्रेन से जाते हैं पटना से भागलपुर तो मात्र हमको 90 रुपीज़ देना पड़ता है। तो बताओ यहाँ पे गवर्नमेंट हमारा भलाई चाह रहा है या हमसे प्रॉफिट चाह रहा है? भलाई चाह रहा है, ऑब्वियस ये बात है। तो गवर्नमेंट जो भी आपके लिए करती है ना, बेसिकली गवर्नमेंट आपसे पैसा लेती है, लेकिन बहुत कम पैसा लेती है, ना के बराबर। कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर, और इसका मालिक कौन होगा? गवर्नमेंट होगा, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा एक और है प्राइवेट सेक्टर, इसका जस्ट अपोजिट। प्राइवेट सेक्टर्स आर दो सेक्टर्स इन विच प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज owns most of the assets and provides all the services। तो प्राइवेट सेक्टर हमारा वो सेक्टर होता है जिसका मालिक या तो कोई एक आदमी है या फिर कोई कंपनी है। बात समझ आ रही है? तो उसमें जो भी हमारा संपत्ति होगा, प्रॉपर्टी होगा, वो सब किसका होगा? किसी खास आदमी का होगा, इसीलिए इसका नाम है प्राइवेट सेक्टर। और चूंकि प्राइवेट सेक्टर का है तो सारा का सारा जिम्मेदारी सर्विस देने का किसका होगा? उसी का होगा, प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। आगे, द मेन एम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। एग्जाम्पल के तौर पे इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल देते हैं आपको। आपके यहाँ पे पटना में सरकारी हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। मान लीजिए कि आपको ना आपका एक हाथ, सब भगवान न करे ऐसा हो आपके साथ, लेकिन एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका एक पैर टूट गया, ठीक है, और आप वही ठीक करवाने के लिए जाएंगे पटना के PMC जो कि सरकारी हॉस्पिटल है। वहाँ पे आपका मुश्किल से मुश्किल पर्ची कटवाने का वही 10 से 15 रुपये फीस लगता है, और बाकी सारा का सारा इलाज आपका फ्री में हो जाएगा, है ना। बल्कि दवाई भी गवर्नमेंट दे देती है कि भैया इसको दवाई टाइम पे खाते रहना, है ना। बाकी आगे का दवाई आपको खुद खरीदना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए वही टांग का इलाज, यानी कि वही पैर का इलाज आप पटना के पारस हॉस्पिटल में जाके करवाएंगे तो आपको कम से कम 2-3 लाख रुपये तो आराम से खींच लेगा, है कि नहीं। ये फर्क है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। यानी कि पब्लिक सेक्टर आपका भलाई चाहता है, प्राइवेट सेक्टर आपको खींचना चाहता है, मतलब आपको पूरा निचोड़ लेगा वो, समझ रहे बात को। और आपको मालूम है बिहार का सबसे टॉप हॉस्पिटल में हमारा आता है पारस हॉस्पिटल। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और प्लस बहुत महंगा हॉस्पिटल है ना। कितना तो एक दिन का ठहरने का कितना किराया है? बहुत अच्छा खासा है, कभी गए ना है, भगवान ना करे कभी जाना पड़े उसमें, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो ये चीज़ है हमारा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में। एग्जाम्पल देख लो प्राइवेट सेक्टर का। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम लोग टिस्को कहते हैं, और इसको हम लोग शॉर्ट में कभी कभी टाटा भी सिंपली कह देते हैं, है ना। इसका फुल फॉर्म देख लिया आपने, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, शॉर्ट में टिस्को, और शॉर्ट में टाटा कह देते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद फिर रिलायंस हो गया हमारा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। उसी प्रकार से हमारा फिर महिंद्रा है, विप्रो है, इन्फोसिस है ना, बिरला है। ये सब हमारा क्या है? प्राइवेट कंपनी है, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन अब यहाँ पे है कि आखिर पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए। आपको मालूम है पब्लिक सेक्टर मतलब मालिक कौन होगा? उसका गवर्नमेंट होगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर में एक गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए, वो क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर में, थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें कहा गया है, देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल बट द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। मतलब ये हो गया कि सोसाइटी में कभी कभी हम लोगों को कुछ ऐसा चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है जिसमें कि पैसा तो बहुत खर्च होता है, ठीक है। जरा समझना क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब कि कभी कभी हम लोग जहाँ पे रहते हैं उस एरिया में कभी कभी हम लोगों को ऐसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसमें कि पैसा बहुत लगेगा, और वो प्राइवेट कंपनी सस्ते में देना नहीं चाहती है। तो फिर वहाँ पे कौन आते हैं बीच में? गवर्नमेंट आता है। गवर्नमेंट कहता है कि देखो भाई, तुम्हारे मोहल्ले को इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, तुम लोग प्राइवेट कंपनी से लोगे, नहीं ले पाओगे क्योंकि बहुत महंगा है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा ज़रूरत हम पूरा कर देंगे। जैसे मान लीजिए जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे ना एकदम स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है ना। स्ट्रीट लाइट मतलब कि रात में पूरा एकदम चकाचौक रहता है हमारा रोड। तो क्या यदि वही हम किसी प्राइवेट कंपनी से डिमांड करते हैं तो क्या हम उसके डिमांड को फुलफ़िल कर पाते हैं? भैया पैसा ही नहीं दे पाते हम, गरीब आदमी कहाँ से दे पाए उतना पैसा, है ना। तो फिर वहाँ पे गवर्नमेंट ने लगा दिया, यानी कि पटना नगर निगम ने लगा दिया वहाँ पे लाइट, जो कि बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया हमसे नहीं ले रहा है। मतलब ये हो गया कि कभी कभी हम लोगों को समाज में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में ऐसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसको यदि प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड करे तो बहुत पैसा लेगी, लेकिन वही चीज़ यदि कोई पब्लिक सेक्टर यदि कोई वहाँ पे जाके काम कर दे, यानी कि गवर्नमेंट वहाँ पे कोई काम कर दे, तो हमसे वो बिल्कुल पैसा नहीं लेती है, बिल्कुल भी नहीं लेती है। जैसे मेरे घर के आगे ना एक नाला ख़राब था पहले, वो नाला फिर से तोड़ के गवर्नमेंट दोबारा उसको बनाई, क्या हमसे 1 भी रुपया ली?
नहीं ली गवर्नमेंट। लेकिन वही नाला देखो एक प्राइवेट कंपनी बनाती ना, तो हमको कहता कि देखो भैया तुम्हारे घर का नाला टूटा हुआ है आगे, तो तुमसे पैसा लेंगे हम। बात समझ में आ रही है? इसीलिए कहा गया है कि कभी कभी बहुत बहुत केस में ऐसा होता है कि हम लोग प्राइवेट कंपनी के चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो फिर वहाँ पे हमारे सामने गवर्नमेंट आता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी, जैसे सपोज कीजिए मेरे जैसा आदमी 300 रुपये लगा कर अपना गांव क्यों जाएगा, जब वही हम अपने इंडियन रेलवे से 90 रुपये लगा के जा सकते हैं, है कि नहीं? वही बात यहाँ पे कहा गया था। कोई दिक्कत अब इसमें? चल आगे बढ़ते हैं। Some of these needs spending large sums of money which is beyond the capacity of the private sector। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई चीज़ हम लोगों को प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, और उतना पैसा खर्च कोई प्राइवेट कंपनी करना चाहता नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी क्या चाहता है? प्रॉफिट चाहता है, और उनको लगता है कि भाई इतना पैसा हम खर्च कर देंगे तो क्या पता मेरा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, इसलिए वो डरता है। कोई भी प्राइवेट कंपनी बड़े पैसे को खर्च करने में सबसे पहले 100 बार वो सोचता है कि भाई यदि हम यहाँ पे इतना पैसा लगाएंगे तो क्या हमको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट नहीं सोचती है। गवर्नमेंट सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, प्रॉफिट हो ना हो लेकिन लोगों का भलाई तो हो रहा है ना, गवर्नमेंट ये चाहती है। तो प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में बेसिकली प्रॉफिट का फ़र्क है, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेज, रेलवेज, हार्बर। हार्बर का मतलब बंदरगाह, जहाँ पे बड़े बड़े सीप आके लगते हैं समुद्र के किनारे, ठीक है? जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स एटसेट्रा। यानी कि बड़े बड़े लंबे लंबे रोड बनाने हैं, हाईवे बनाना है, तो क्या ये कोई प्राइवेट कंपनी कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यहाँ पे काम किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा फिर, है ना? बड़े बड़े ब्रिज आपको बनाने हैं, पुल बनाने हैं, वो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं आके बनाएगा। हाँ बोलो। जैसे जो नेशनल हाईवे होता है वो बनाया नहीं जाता, गवर्नमेंट बनाती है। नेशनल हाईवे के नाम में ही छुपा हुआ है नेशनल वर्ड। नेशनल हाईवे बनाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है? और स्टेट हाईवे बनाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो टोल टैक्स आप नेशनल हाईवे पे देते हो, वो टोल टैक्स डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाती है, और जो टैक्स आप स्टेट गवर्नमेंट के हाईवे पे देते हो वो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो बेसिकली बड़े बड़े रोड बनाने हैं, हाईवे बनाने हैं, पुल बनाने हैं, रेलवे बनाना है, बड़ा बड़ा बंदरगाह बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, इरिगेशन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करना है डैम के थ्रू। तो यहाँ पे कोई भी प्राइवेट कंपनी आने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि उसको मालूम है कितना बड़ा पैसा हम खर्च करेंगे, क्या पता प्रॉफिट हो या ना हो। इसीलिए यहाँ पे काम किसका चालू हो जाता है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इसके बारे में नहीं सोचती है कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, बस वो ये चाहती है कि चलो लोगों का भला तो हो जाए कम से कम, है ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। दिस गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग एंड इंश्योर दैट दिस फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो गवर्नमेंट को बेसिकली इन सारे मुद्दों पे काम करना चाहिए, जहाँ पे पैसा कम खर्च करना पड़े या फिर बेसी खर्च करना पड़े, गवर्नमेंट को करना चाहिए और लोगों को सुविधा पहुँचाना चाहिए, और पहुँचाती भी है गवर्नमेंट, है कि नहीं? आगे फिर गवर्नमेंट शुड सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एट अ रेट एट विच एवरीवन कैन अफोर्ड। और यहाँ पे ना गवर्नमेंट को हम लोगों के द्वारा कुछ सजेशन भी है। सजेशन मतलब कि एक आम आदमी, एक नागरिक गवर्नमेंट को सजेशन दे रहा है। क्या? देखो, गवर्नमेंट को ना इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही सस्ते दाम में हम लोगों को देना चाहिए। आज के ज़माने में पटना में 8-9 रुपये यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत महंगा है ना? मतलब कि 8-9 यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी पटना में। जरा सोचो, इसका मतलब हो गया कि यदि मेरे घर में एक फ्रिज है, एक टीवी है, एक पंखा है, या फिर 2-3-4 ट्यूबलाइट है, यदि हम इतना एक महीना चलाते हैं तो 1000-1500 रुपये तो मेरा इससे बिजली बिल आ जाएगा, बल्कि इससे बेसी भी आ जाता है, तो जरा सोचो एक नॉर्मल आदमी इतना पैसा कहाँ से चुकता कर पाएगा? खाने का घर में खर्च ही नहीं है और इतना बिल कहाँ से पे करेगा? बात समझा रही है क्या कह रहे हैं? कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट को बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जैसा जो चीज़ है जो कि गवर्नमेंट के हाथ में है, कम से कम गवर्नमेंट उसको सस्ते रेट में दे तो लोगों का भलाई हो जाए, ठीक है? आगे फिर गवर्नमेंट शुड बाय व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस एंड सेल्स एट अ लोअर प्राइस टू कंज्यूमर्स थ्रू अ राशन शॉप। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को ना छोटे मोटे किसानों से चावल, दाल, गेहूँ ये सब खरीदना चाहिए। किस प्राइस पर? फेयर प्राइस पर। फेयर प्राइस का मतलब होता है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब ये हो गया कि किसानों से गवर्नमेंट
अनाज को इस रेट में खरीदे कि किसान को भी नुकसान ना हो, है ना, और गवर्नमेंट का भी काम निकल जाए, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट इस सारे के सारे अनाज को खरीद के लोगों को सस्ते दामों में बेच दे, और वो भी किसके थ्रू बेचती है, वो राशन शॉप के थ्रू, जो कि हम लोग क्या कहते हैं, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब कि आप देखते हो राशन कार्ड लेकर जाते हो, सस्ते दामों में आपको मिल जाता है ना, चावल दाल गेहूँ सब मिल जाता है आपको सस्ते दामों में। तो ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा और बड़े लेवल पे करना चाहिए ताकि हर लोगों को बेनिफिट इसका मिल सके। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर ऑल। गवर्नमेंट को बेसिक शिक्षा, एकदम एकदम मूल शिक्षा जो है ना, बेसिक शिक्षा कम से कम हर लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए, और जो बेसिक हेल्थ है वो भी लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब ये हो गया कि हर एक गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल देना चाहिए, जिससे छोटे मोटे बीमारी जैसे सर्दी खांसी बुखार जुकाम ये सब हो, या फिर किसी कोई महिला प्रेग्नेंट है उसका डिलीवरी करना हो तो उसको शहर ना जाना पड़े, है ना, इमरजेंसी में, तो वो बेसिकली गाँव में सुविधा हमारा हो जाए, ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए। छोटे मोटे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी कि आंगनबाड़ी, सरकारी स्कूल, ऐसा सिचुएशन ऐसा फैसिलिटी हम लोगों को गांव में यदि मिल जाए तो गवर्नमेंट का बहुत ही आभारी होगा, मेहरबानी होगी। आगे फिर, गवर्नमेंट शुड पे अटेंशन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटी फॉर द पुअर, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो जो गरीब आदमी है खास करके उनके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि उनको पीने का साफ पानी मिल जाए, रहने के लिए अच्छा घर मिल जाए, है ना, और अच्छा सा उसको भोजन मिल जाए सस्ते दामों में। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को। किसको देना चाहिए? गरीब लोगों को, जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। कोई दिक्कत इसमें? आगे, ऑल्सो इट इज़ ए ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री थ्रू इंक्रीज्ड स्पेंडिंग इन सच एरियाज। और गवर्नमेंट का ये भी दायित्व बनता है कि कंट्री के अंदर जिस एरिया में डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट का ड्यूटी ये बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि गवर्नमेंट को वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, रोड बनाना चाहिए, बिजली पहुँचाना चाहिए, डैम क्रिएट करने चाहिए। यानी कि एक शब्दों में यदि कहा जाए एक लाइन में, तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कंट्री के अंदर जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा जगह है, जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है, वहाँ पे गवर्नमेंट को ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कोई दिक्कत इसमें? तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप आई होप आप लोगों को भी ये चैप्टर कम्प्लीटली समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे और एक नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।